जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BE-GE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट के दिसंबर 2025 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने टाइम का आपका एग्जाम होगा और इसमें कितने क्वेश्चन है, कितने अटैम्प्ट करने, सभी प्रकार के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसका पूरा हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे आंसर देना है, ताकि आपको इसमें 90% प्लस आपको मार्क्स प्राप्त हो सके। 50 में से आप क्या है इजीली 40 से 45 प्लस मार्क्स आराम से पा सकते हो अगर आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखोगे। हमने क्या है प्रीवियस ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं और इसमें वन शॉर्ट वीडियो करवा रखी है। वन शॉर्ट वीडियो और प्रीवियस ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लेना, उससे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका कवर नहीं होगा। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे कि प्रीवियस ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर, एग्जाम नोट्स या फिर गेस्ट पेपर, शॉर्ट असाइनमेंट, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम होने वाला है 50 मार्क्स का, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सभी क्वेश्चन आपको इसमें अटैम्प्ट करने हैं, सभी कंपलसरी हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें आपको केवल 4 किसी का उत्तर देना है और 100 वर्ड्स में 1 का आंसर देना है। टोटल इसमें 6 है तो 6 में से आपको 4 का आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक अकेला, ये 10 मार्क्स का होगा। थर्ड है, थर्ड भी 10 मार्क्स का होगा। और थर्ड में क्या है, एक खास बात है, थर्ड में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला ये, दूसरा ये। आप किसी एक का आंसर आपको देना है, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे उसमें से आप इन्हें दे सकते हैं। फिर आता है इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट दिए गए हैं। ये क्या है, ए पार्ट जिसमें ए और ये दूसरा है हमारा बी। आप किसी एक का आंसर इसमें दे सकते हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो ऐसे करके हमें क्या करने हैं, इसमें आंसर देने हैं, जो कि एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखते हैं एक एक करके इसका पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। डिस्टिंग्विश बिटवीन साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड। तो हमें क्या है डिफरेंस बताना है साइलेंट रीडिंग के बीच में और रीडिंग अलाउड के बीच में। तो इसका आंसर देखते हैं, जैसे करवा रखा है, इसका 100 वर्ड्स में आंसर देना है, छोटा ही देना है। आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ ईजिली होता क्या है। रीडिंग इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज स्किल दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन। तो जो लैंग्वेज स्किल है उसमें रीडिंग बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, जो कि कम्युनिकेशन का है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रीडिंग। रीडिंग के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। एंड द 2 मोस्ट कॉमन मेथड्स आर साइलेंट रीडिंग। तो उसमें से 2 कॉमन मेथड क्या है, साइलेंट रीडिंग और रीडिंग अलाउड। बोथ हैव देयर ओन पर्पज एंड बेनिफिट्स। दोनों के अपने अलग अलग पर्पज हैं और अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें साइलेंट रीडिंग क्या होता है। साइलेंट रीडिंग मीन्स रीडिंग ए टेक्स्ट विदाउट स्पीकिंग द वर्ड्स अलाउड। तो साइलेंट रीडिंग क्या होती है, आप कोई वर्ड्स पढ़ रहे हो, कोई लाइन, सेंटेंस, कोई पैराग्राफ, कोई बुक पढ़ रहे हो, लेकिन उसको आप वर्ड्स को बोल नहीं रहे हो। द रीडर अंडरस्टैंड द मीनिंग मेंटली। तो जो रीडर होता है, जो पढ़ रहा है, वो क्या करता है, उसका मीनिंग को समझ जाता है। विदाउट मेकिंग एनी साउंड, बिना किसी साउंड को किए, बिना किसी शोर किए, बिना शब्द के उच्चारण के किए। इसके बेनिफिट क्या होते हैं साइलेंट रीडिंग के, ये कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करता है और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कॉम्प्रीहेंशन होता है समझने की क्षमता, तो समझने की क्षमता को इम्प्रूव करता है। फिर इंक्रीज रीडिंग स्पीड। तो इससे क्या होती है, रीडिंग स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाती है। फिर होता है ये यूज़फुल होता है स्टडी, रिसर्च, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप घर में पढ़ते हुए किसी बच्चों को देखोगे तो 2nd 3rd तक बच्चा बोल के पढ़ता है, उसके बाद क्या है साइलेंट रीडिंग करने लग जाता है। जो 10th के बच्चे, 11th 12th के बच्चे कभी आपको बोल के पढ़ते सुनाई दिए नहीं दिए होंगे, तो उसको बोलते हैं साइलेंट रीडिंग। अब बात करते हैं रीडिंग अलाउड की। रीडिंग अलाउड मीन्स प्रोनाउंसिंग द वर्ड वाइल रीडिंग। तो ये क्या होता है, रीडिंग अलाउड में क्या है, जब आप पढ़ रहे हो ना उस टाइम उसको वर्ड को बोलोगे। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये लाइन पढ़ ली, साइलेंट रीडिंग मीन्स रीडिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड। तो बच्चा क्या है इस तरह पढ़ेगा। उसी तरह मैं इस लाइन को ऐसे पढ़ूंगा, मैंने इसका मीनिंग तो समझ लिया, लेकिन मैंने इसको क्या है प्रोनाउंसिएशन नहीं किया इसका, तो इसको बोलते हैं साइलेंट रीडिंग। और जो हम बोल के पढ़ते हैं उसको बोलते हैं रीडिंग अलाउड। रीडिंग अलाउड के बेनिफिट क्या है कि ये प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता है और जो फ्लुएंसी है उसको सही इम्प्रूव करता है। फिर जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज लर्नर्स हैं और जो बिगनर्स हैं उनकी ये हेल्प करता है रीडिंग अलाउड। और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है स्पीकिंग में।
तो रीडिंग अलाउड के ये बेनिफिट्स हैं, ये इसके आप अंतर इसमें स्पष्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें चार्ट बनाना हो, यहाँ पर लिखा हो साइलेंट रीडिंग, यहाँ पर लिखा हो रीडिंग अलाउड, तो आप इसको कैसे करोगे एक्सप्लेन। तो इसमें क्या है, साइलेंट रीडिंग में कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं की जाती, इसमें वर्ड्स आर स्पोकन अलाउड। दूसरा फास्टर रीडिंग मेथड होता है, ये स्लोवर रीडिंग मेथड होता है। साइलेंट रीडिंग क्या है, फास्ट पढ़ी जाती है। ये क्या करता है साइलेंट रीडिंग, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करता है। ये क्या इंप्रूव करता है, प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग स्किल को। ये क्या करता है साइलेंट रीडिंग, यूज फॉर सेल्फ स्टडी एंड एग्जाम, और ये किसके लिए यूजफुल होती है, यूज इन क्लासरूम, स्पीचेज एंड प्रैक्टिस सेशंस। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर है हमारा सब वोकलाइजिंग। तो आपको पहले सुनने में हार्ड लग रहा होगा कि सब वोकलाइजिंग होता क्या है। सब वोकलाइजिंग होता है कि मन में शब्दों का उच्चारण करना। वाइल रीडिंग मैनी पीपल साइलेंटली रिपीट वर्ड्स इन देयर माइंड्स विदाउट एक्चुअली स्पीकिंग दैम। कई बार क्या होते हैं, वर्ड्स को रिपीट करते रहते हैं, कई इंसान दिमाग में सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन वो क्या है उच्चारण नहीं करते उनका। द रीडिंग हैबिट्स इज नोन एज सब वोकलाइजिंग। जो साइलेंट रीडिंग है उसी प्रकार का एक टाइप है, तो रीडिंग हैबिट है उसको सब वोकलाइजिंग बोलते हैं। इट इज़ ए कॉमन पार्ट ऑफ द रीडिंग प्रोसेस स्पेशली अमंग बिगनर्स एंड लैंग्वेज लर्नर्स। तो ये क्या होता है, एक स्पेशल रीडिंग प्रोसेस है जो कि बिगनर्स और लैंग्वेज लर्नर्स में देखा जा सकता है। तो बिगनर क्या करते हैं, शुरुआत में स्पेशली इन बिगनिंग क्या करते हैं, सब वोकलाइजिंग का यूज़ करते हैं। तो इसमें सब वोकलाइजिंग को आप डिफाइन कैसे करोगे, सब वोकलाइजिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मेंटली प्रोनाउंसिएटिंग वर्ड्स व्हाइल रीडिंग ए टेक्स्ट। एक रीडिंग को, टेक्स्ट को पढ़ते समय क्या करते हैं, मेंटली उसको क्या करते हैं, बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आल्दो नो साउंड इज प्रोड्यूस्ड, उसके बाद क्या है, मेंटली अगर पढ़ोगे आप, मन मन में बोलोगे तो आवाज़ तो आएगी नहीं। द रीडर इंटरनली हियर्स द साउंड इन द माउंड, और इंटरनली क्या होगा, जो पढ़ने वाला होगा, स्टूडेंट होगा या कुछ भी कोई भी इंसान होगा, उसको माइंड में क्या है वो साउंड सुनाई देगी। तो इसे बोलते हैं सब वोकलाइजिंग। ये टेक्निक है वो रीडर को अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबर इन्फॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली। तो हेल्प कैसे करती है, जो रीडर अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से याद रहती है इफेक्टिव तरीके से। ये यूज़ की जाती है वह रीडिंग डिफ़िकल्टी कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो। तो ये कब यूज़ किया जाता है, जब कोई रीडिंग मटेरियल हो ना वो डिफ़िकल्ट हो और कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो। हाउएवर एक्सेसिव सब वोकलाइजिंग कैन रिड्यूस रीडिंग स्पीड। फिर भी क्या है, जो सब वोकलाइजिंग है ना वो स्लो डाउन कर सकता है हमारी रीडिंग को, हमारी ब्रेन प्रोसेस को, एट द स्पीड ऑफ स्पीच रेदर देन द विजुअल रिकॉग्नाइजेशन। तो इस प्रकार क्या है, ये हमारी स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। एक्सपीरियंस रीडर होते हैं वो ऑफन ट्राई करते हैं मिनिमाइज स्कोबलाइज। जो हमारे एक्सपीरियंस स्किल्ड रीडर होते हैं वो सब वोकलाइजेशन को कम कर देते हैं ताकि रीडिंग एफिशिएंसी अच्छे से की जा सके। वाइल इट इज़ ए यूजफुल फॉर कॉम्प्रीहेंशन एंड कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। तो ये किसके लिए यूजफुल है, कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट के लिए। मिनिमाइजिंग इट्स इंपॉर्टेंट फॉर स्पीड रीडिंग एंड क्विक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो एडवांटेज इसके क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, हेल्प बिगिनर्स लर्न रीडिंग स्किल्स, बिगिनर को लर्निंग स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स है उसमें इम्प्रूवमेंट करता है। फिर ये क्या करता है, जो डिफ़िकल्ट होते हैं और हार्ड जो टेक्निक कंटेंट है उनको, उनके लिए यूज़फुल है, उनको आसानी से मेमोराइज करने में हेल्प करता है। अगला हमारा थर्ड इसमें आता है बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द मीटिंग। तो ये क्या है, एक्सप्लेन करना है हमें कि बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन ए मीटिंग क्या होता है। मीटिंग आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड वर्क प्लेसेस। जब भी कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें यह है ना कि मौन बैठेंगे, कोई ना कोई बातचीत तो करेगा ही करेगा। सिंपली अटेंडिंग ए मीटिंग इज़ नॉट इनफ। कोई ये नहीं है कि आप बैठ गए, आप मीटिंग करके आ गए, कुछ बोला नहीं आपने, वो इनफ नहीं है। वन शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट टू मेक द डिस्कशन मीनिंगफुल। तो आप उस मीटिंग में शामिल होते हो तो आप उसके डिस्कशन करना ज़रूरी है ताकि वो मीटिंग है वो मीनिंगफुल हो सके और उसको मीटिंग है वो प्रोडक्टिव हो सके। तो बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन ए मीटिंग, तो बैठक में इसके लिए भागीदार बनोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन ए मीटिंग मीन्स टेकिंग पार्ट इन डिसीजंस विद इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट रेदर देन जस्ट लिसनिंग क्वाइटली। तो आपको क्या है, कोई भी मीटिंग में बैठे हो तो उसमें क्या करते हो, डिस्कशन करना चाहिए, ना कि केवल बैठ के पैसिवली आप मीटिंग में अटेंड करके आ गए हो। तो बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट मीटिंग मीन्स इंगेजिंग फुली, तो ये इसका मतलब हो जाएगा। फिर इसमें आगे क्या आएगा, एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स प्रिपेयर इन एडवांस बाय अंडरस्टैंडिंग द मीटिंग। जो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होता है वो प्रिपेयर करता है एडवांस में अंडरस्टैंडिंग को
मीटिंग एजेंडा को और क्या करता है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। कोई भी, क्योंकि मीटिंग में जाने से पहले उसके पास डाटा तो होना चाहिए ना, क्योंकि उसको टॉपिक तो पता होता है कि इस बारे में मीटिंग होनी है, तो उस मीटिंग से पहले उसके बारे में डाटा इकट्ठा करता है ताकि उसके एजेंडे को वो क्लियर कर सके, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और उसमें अपने आइडियाज़ रखता है ताकि अच्छे सजेशन वो दे सके। और एक्टिव पार्टिसिपेंट्स आस्क मीनिंग क्वेश्चंस, क्लियरली क्लैरिफाई डाउट्स एंड रिस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली टू अदर व्यू पॉइंट्स। जो क्या है, अपने व्यू पॉइंट रखेगा, जो भी उसको डाउट होगा वो उसको क्लैरिफाई करेगा, वो क्वेश्चन करेगा कोई डाउट पे और रिस्पॉन्ड करेगा किसी चीज़ पर, अपना मत रखेगा। ठीक है, ये होता है। सच पार्टिसिपेशन शेयर यूजफुल आइडियाज, आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चन, क्लैरिफाई डाउट्स एंड रिस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली टू अदर ओपिनियंस। दे स्टे फोकस्ड, वो क्या रहते हैं, जो अच्छे से तैयारी करके आते हैं, स्टे फोकस्ड रहते हैं, वो नोट्स बनाते हैं, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हैं, पॉजिटिवली बॉडी लैंग्वेज होती है उनकी, सच एज मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, जो बोलता है उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाएंगे। अगर आप प्रिपेयर अच्छी तरीके से नहीं होगे, आप पैसिवली अटेंड करने आए हो मीटिंग को, तो आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाओगे। एंड सिटिंग अटेंटिवली, और अच्छी तरीके से अटेंटिवली बैठोगे। आल्सो रिफ्लेक्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन, और ये क्या दिखाते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन को अपने को दिखाते हैं, ताकि इसमें फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, तो ये क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग को अच्छा करते हैं। इनकरेज टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, तो क्या करते हैं, टीम वर्क को और जो हमारा कोऑपरेशन है उसको इनकरेज करते हैं। इंक्रीज कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, जो कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज करते हैं। मेक मीटिंग मोर प्रोडक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड, तो क्या है, मीटिंग को प्रोडक्टिव और गोल ओरिएंटेड बनाते हैं। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होती है वो हमने इसमें बात कर ली। एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की कि उसकी गुड लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, अदर को रिस्पेक्ट करना चाहिए उसके ओपिनियन का, कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ करने में, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ये एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की निशानी है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला है इसका फोर्थ, यूज़ ऑफ सिंबल्स एंड ग्राफ्स इन कम्युनिकेशन एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो आप कोई भी कर रहे हो, आप जब कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सेमिनार अटेंड कर रहे हो, तो उसमें क्या है, जो सिंबल्स का और ग्राफ्स का यूज़ करना किसी भी कम्युनिकेशन में, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो कम्युनिकेशन बिकेम मोर इफेक्टिव व्हेन इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन ए सिंपल एंड विजुअल फॉर्म। जब कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको सिंपल और विजुअल फॉर्म में रखा जाता है तो बहुत अच्छी आसान तरीके से वो समझ में आती है। सिंबल्स एंड ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट विजुअल टूल्स दैट हेल्प कन्वे मैसेज क्विकली, क्लियरली एंड एक्यूरेटली। जब आप सिंबल्स का और ग्राफ का यूज़ करोगे ना, और ये क्या होता है, क्या हमें फ़ायदा पहुंचाता है कि हमें एक मैसेज है उसको क्विकली आप गेन कर लोगे। कोई फोटो दिखा रहे हो आप, बच्चा आसानी से देख के बता सकता है। कोई बच्चा देखेगा तो बोलेगा बीर भालू है, ये क्या है, बत्तख है, ये भेड़ है, जो भी है उसे आसानी से पहुंचा लेगा, वो पहचान लेगा। तो क्या है, क्लियरली और एक्यूरेटली उसको पहचानेगा। तो ये हो गया इसके बारे में इंट्रोडक्शन की ये क्या होता है। फिर यूज़ ऑफ सिंबल्स एंड ग्राफ्स इन कम्युनिकेशन में क्या फ़ायदा होता है। सिंबल्स आर विजुअल साइंस दैट रिप्रेजेंट आइडियाज़, ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन इन ए सिंप्लीफाइड मैनर। जब आप किसी भी सिंबल्स का यूज़ करते हो तो वो आपके आइडियाज़ को, ऑब्जेक्ट्स को, इंस्ट्रक्शन को सिंपली फॉर्म में क्या करता है, पेश करता है। ट्रैफिक साइंस, मैथमेटिकली सिंबल्स, ये क्या है, इस प्रकार के जो आपको क्या करेगा, विजुअल साइंस है, वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके आइडियाज़ को। फिर अगला क्या है, जो ग्राफ्स हैं, अब बात की गई है ग्राफ्स। ग्राफ क्या प्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा यूजिंग बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, पाई ग्राफ्स एंड अदर फॉर्मेट्स। दे हेल्प प्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म। वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो लार्ज इन्फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स डाटा है, उसको ईजियर अंडरस्टैंडिंग और ईजी फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं ताकि ईजिली गेन हो सकती है। दीज टूल, ये जो टूल है हमारे, देयर इंपॉर्टेंस क्या है कि ये टाइम सेविंग है, इम्प्रूव क्लैरिटी इम्प्रूव करते हैं, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। इन बिजनेस एजुकेशन साइंस ग्राफ्स हेल्प एनालाइज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इफेक्टिवली। अगर आप बिजनेस की, एजुकेशन की, साइंस की और ग्राफ की बात करोगे तो ये इस प्रकार क्या है, ये हमारे बहुत ही इफेक्टिवली बात करते हैं, मीटिंग को शॉर्ट करते हैं, उसको जंबल नहीं करते। तो ये टूल है कम्युनिकेशन के, बहुत ही इफेक्टिवली होते हैं। क्या करते हैं, लेंथी एक्सप्लेनेशन को बहुत ही कम कर देते हैं, और जो लोग क्या है, अंडरस्टैंडिंग उसके इजीली और क्विकली हो जाती है। तो इस प्रकार सिंबल्स और ग्राफ है ना, वो इन्हांस करते हैं मेमोरी रिटेंशन को और मेक कम्युनिकेशन मोर अट्रैक्टिव। जो आप बोलोगे उस टाइम कम्युनिकेशन करोगे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। इम्पैक्टफुल कंपेयर टू लॉन्ग रिटन एक्सप्लेनेशन, बजाय एक पैराग्राफ को देखने के बजाय आप एक पाई चार्ट देखोगे, या कोई भी डायग्राम देखोगे, या कोई सिंबल्स देखोगे, उसको इजीली समझ पाओगे, सिंपल सा है। अगला है इसमें होमोफोन्स
विद सिंपल एग्जाम्पल्स। तो होमोफोन्स क्या होता है, जो समोच्चारित शब्द होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बताऊं तो आपको क्या होती है, होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड ऑफन इन स्पेलिंग। जो क्या होते हैं, बोलने में तो सेम होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन उनका मीनिंग और उनकी जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है। बिकॉज दे आर साउंड आइडेंटिकल, वो साउंड आइडेंटिकल होते हैं। दे कैन समटाइम क्रिएट कन्फ्यूजन, और कुछ कई बार क्या है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं बोलने में और रिटर्न कम्युनिकेशन में। तो होमोफोन्स के बारे में आपको पता लग गया, आइडिया क्या होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कंटेन्स मैनी वर्ड्स दैट साउंड लाइक, मतलब साउंड लाइक क्या है, बहुत सारी क्या करते हैं, सेम साउंड करते हैं जब वो बोले जाते हैं, बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। सच वर्ड आर कॉल्ड होमोफोन्स। तो इस प्रकार के शब्दों को क्या बोला जाता है, होमोफोन्स। अंडरस्टैंडिंग होमोफोन्स इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो होमोफोन्स को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, उसको सीखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारी वोकैब को इम्प्रूव करता है, प्रोनाउंसिएशन जो हम बोलते हैं उसको इम्प्रूव करता है, हमारी लिसनिंग को इम्प्रूव करता है, जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको हमें क्या करता है, उसमें हेल्पफुल होता है, उसको इम्प्रूव करता है। तो होमोफोन्स के बारे में पढ़ा कि ये क्या होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं स्पेलिंग में। दे कैन क्रिएट कन्फ्यूजन इफ़ नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली, कंटेस्ट तो कन्फ्यूजन कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, इसमें फ्लावर जो कि एक प्लांट का होता है, और एक होता है फ्लोर, ये क्या है, जो आटा होता है जिसे आप रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हो। तो ये क्या है, होमोफोन्स का एक एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है इसमें, पेयर, तो ये क्या होता है, जोड़ा होता है पेयर। अगला होता है पियर, ये क्या होता है, एक फ्रूट होता है। तो ये क्या है, ये कन्फ्यूजन कर सकते हैं। सिमिलरली क्या हो गया, राइट और राइट का हो सकता है, राइट का मतलब लिखना हो गया, इस राइट का मतलब सही हो गया। तो साउंड क्या है, सेम है, लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है। होमोफोन्स आर इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग बिकॉज, तो लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ज़रूरी है क्योंकि वोकैब को इम्प्रूव करते हैं, लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेस्ट हेल्प इन आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, करेक्ट मीनिंग को सीखने में हेल्प करते हैं। होमोफोन्स इन स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन, जो कि क्या है, होमोफोन्स अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको स्पोकन में और रिटन कम्युनिकेशन में हेल्प होगी, इम्प्रूवमेंट होगी। अगला है सिक्स्थ हमारा, हाँ एक बात बतानी भूल गया, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, आपका हो सकता है मे भी चांसेस होमोफोन्स आ सकता है, तो इसको ध्यान से रखिएगा, इसको छोड़ना नहीं है, आपको बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत ही इस एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछोगे तो होमोफोन्स है मेरी तरफ से। अगला क्वेश्चन है इसमें जार्गन्स एंड एक्रोनियम्स विद एग्जाम्पल्स। हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है जार्गन्स को और एक्रोनियम्स एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं जार्गन्स होता क्या है। जार्गन्स आर स्पेशलाइज्ड वर्ड और एक्सप्रेशन यूज बाय ए पार्टिकुलर प्रोफेशंस, ग्रुप और फील्ड। कोई एक पार्टिकुलर प्रोफेशंस के लोग हैं, ग्रुप के लोग हैं, कोई फील्ड के लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने स्पेशलाइज्ड वर्ड का यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं जार्गन्स। जो विशेष शब्दावली है उसको क्या बोला जाता है, जार्गन्स बोला जाता है। दीज टर्म्स आर इजिली अंडरस्टैंड बाय द पीपल विद इन दैट फील्ड। जो उस फील्ड के लोग होते हैं वो उसको इजीली समझ सकते हैं, बट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर आउटसाइडर टू अंडरस्टैंड। जो बाहर के फील्ड के होते हैं उसको ये थोड़ा समझने में मुश्किल होती है। तो इसमें जार्गन्स क्या होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र की तकनीकी शब्दावली। अब देखते हैं एक्रोनियम्स क्या होते हैं। एक्रोनियम्स आर द वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो एक्रोनियम्स वर्ड्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, फर्स्ट लेटर से, किसी ग्रुप ऑफ वर्ड के। दे आर यूज टू शॉर्टन लॉन्ग नेम्स और फ्रेज। जो भी कोई लॉन्ग नेम होगा, लॉन्ग फ्रेज होगा, उसको छोटा करने में ये काम आते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोनियम्स। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे नासा, जैसे आपका पिन हो गया, एटीएम हो गया, ये क्या है, एक्रोनियम्स हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब इसको एक्सप्लेन क्या देंगे, इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफन रिक्वायर द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड टर्म एंड एब्रीविएशंस। Jargons and acronyms are commonly used in profession, academic and technical fields to make communication faster and more effective। तो क्या है, इनका यूज़ क्या किया जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि क्या है, BP, ROI, नासा, ये क्या कैसे वर्ड है, जो एक्रोनियम्स है इसका यूज़ किया जाता है। BP का क्या हो गया, हमारा मीनिंग हो गया ब्लड प्रेशर। उसी तरह ROI का क्या हो जाएगा, इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो कि बिजनेस फील्ड में होता है। BP मेडिकल फील्ड में होता है। तो इसी प्रकार क्या है, जो ये हमारे क्या हैं, एक्रोनियम्स हैं, उनका यूज़ किया जाता है। तो एक्रोनियम्स की डेफिनेशन देख ली हमने देख ली, जार्गन्स की डेफिनेशन देख ली, इनका इंट्रोडक्शन देख लिया, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात करें इनके इंपॉर्टेंस की, जार्गन्स और एक्रोनियम्स के। तो ये क्या है, मेक कम्युनिकेशन फास्टर एंड मोर इफेक्टिव। हमारे कम्युनिकेशन को फास्ट बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं।
ये क्या करते हैं, सेव टाइम बाय रिड्यूसिंग लेंथी एक्सप्लेनेशन, कोई लेंथी एक्सप्लेनेशन है उसको शॉर्ट करते हैं और हमारा टाइम सेव करते हैं। इम्प्रूव प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये क्या करते हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। ये अगला क्या है इसमें फ़ायदा, हेल्प एक्सपर्ट्स कम्युनिकेट एक्यूरेटली विद इन देयर फील्ड, जो जिस फील्ड के लोग हैं उसमें वो एक्यूरेटली बोल सकते हैं, उसके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये इसकी जार्गन्स और एक्रोनिम्स की इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताता है, एक्सप्लेन ओरल एंड रिटन मोड्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस, गिव डिटेल्स ऑफ द सिचुएशंस where the oral and the written modes are used, also describe where both modes are used। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये लेंथी क्वेश्चन है, ये जो कि हमारा 10 मार्क्स का होने वाला है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या एक्सप्लेन करना है, ओरल और रिटन मोड के वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, इसका इंट्रोडक्शन देना है। फिर हमें क्या करना है, ओनली ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बताना है कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज बताने हैं। फिर क्या करना है, ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज बताने हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ ओरल कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है, ये हो गया हमारा ओरल के बारे में। वैसे ही सेम रिटन के बारे में बताना है, रिटन कम्युनिकेशन है उसका एक्सप्लेनेशन देना है। फिर एडवांटेज देने हैं रिटन कम्युनिकेशन के, फिर डिसएडवांटेज देने हैं रिटन कम्युनिकेशन के। ऐसे कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन कौन सी है जहाँ पर दोनों ओरल और रिटन कम्युनिकेशन यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा जो कि इसमें पूछा गया है। तो पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, ओरल एंड रिटन मोड्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू वर्ड्स। इट इज़ मेनली डिवाइड इनटू 2 फॉर्म्स। जो भी कम्युनिकेशन होता है वर्बल कम्युनिकेशन वो 2 फॉर्म में होता है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन। या तो आप बोल के बता सकते हो या लिख के बता सकते हो। बोथ आर इसेंशियल इन एवरीडे लाइफ, दोनों ज़रूरी है अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो। एजुकेशन, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आल्दो बोथ यूजेज लैंग्वेजेज एज ए मीडियम, दोनों लैंग्वेज है वो एज ए मीडियम यूज़ हो रही है। दे डिफर इन देयर मेथड ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने के मेथड में ये अलग हो सकती है, यूज में अलग हो सकती है, एडवांटेज में अलग हो सकती है, सिचुएशन में अलग हो सकती है, इन विच दे आर अप्लाइड, जो कि इसमें अप्लाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे हमारे ओरल कम्युनिकेशन के बारे में कि ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है। ओरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स। स्पोकन वर्ड्स के थ्रू हम क्या है अपने कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये क्या करता है, स्पीकिंग और लिसनिंग को इन्वॉल्व करता है। एंड कैन टेक प्लेस फेस टू फेस और थ्रू कम्युनिकेशन डिवाइस, ये कैसे हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है या मोबाइल फ़ोन पर हो सकता है, वीडियो कॉल पर हो सकता है। तो ओरल कम्युनिकेशन विद द यूज़ ऑफ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो सकता है, जैसे कि टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू हो सकता है। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के, इसमें क्या है, यूजेज ऑफ स्पोकन वर्ड, इमीडिएट इंटरेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो हम जब बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन एकदम एक्सचेंज हो जाती है, डायरेक्टली बात करते रहते हैं। क्विक फीडबैक इज पॉसिबल, एकदम इसका फीडबैक दे सकते हैं क्योंकि विद इंस्टेंट नो डिले। सपोर्टेड बाई टोन, पिच, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन, इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, हमारी टोन होगी, पिच होगी, गेस्चर होगा, फेशियल एक्सप्रेशन सब नोट किए जाते हैं। यूजली इनफॉर्मल बट कैन आल्सो बी फॉर्मल, ये क्या हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मली, दो दोस्तों के बीच में बात भी हो सकती है और ऑफिशियल टॉक भी हो सकती है। तो ये क्या है, हमारे फीचर हैं ओरल कम्युनिकेशन के। इसके फ़ायदे क्या है, इससे क्या है, हमारा टाइम बचता है, इन्फॉर्मेशन एकदम पास हो जाती है। रिटर्न में होगा तो लिखेंगे, चिट्ठी जाएगी, रिटर्न फॉर्म में भेजेंगे, फिर उसका रिप्लाई आएगा, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसका एडवांटेज क्या है, टाइम बचेगा। हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू टोन एंड एक्सप्रेशन, तो इसमें क्या है, जो वर्ड्स है उसके साथ हमारे पास क्या है, टोन भी है, एक्सप्रेशन भी है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। इनकरेजेज पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन, तो ये क्या इनकरेज करता है, हमारा पार्टिसिपेशन और डिस्कशन को इनकरेज करता है। बिल्ड्स पर्सनल रिलेशनशिप, तो ये हमारी पर्सनल रिलेशनशिप को बनाता है, ताकि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इससे हमारा क्या एक अच्छा दोस्त बन सकता है, अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छी वाइफ, कुछ भी हो सकता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप को इंप्रूवमेंट करता है। अलाउ इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स, एकदम जो भी डाउट होगा आपको उसको हाथों हाथ आप क्लियर कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहता, जो आप बोलोगे उसी टाइम वो खत्म हो जाएगा। कैन बी फॉरगेटन इजीली, तो आप क्या है कुछ चीज़ों को भूल सकते हैं, सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती। नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स मैसेज, जो लंबे मैसेज होते हैं, लंबी इन्फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है, उसके लिए सूटेबल नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग में क्योर, बात करते समय मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन छूट सकती है।
सिचुएशन वेयर ओरल कम्युनिकेशन इज यूज, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर क्या है ओरल कम्युनिकेशन किया जाता है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन में, क्लासरूम टीचिंग में डायरेक्ट क्या है ओरल कम्युनिकेशन, मीटिंग एंड डिस्कशन में ओरल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू होता है उसमें भी ओरल कम्युनिकेशन, टेलीफोन और वीडियो कॉल्स में भी ओरल कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग में क्या है ओरल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें रिटन कम्युनिकेशन की, कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स के थ्रू और रिटन जो भी है हमारा उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन का शेयर होना क्या होता है? कम्युनिकेशन बोलते हैं, रिटन कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स लेटर, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, नोटिस एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है? लेटर्स हो गया, ईमेल्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गया, कोई नोटिस हो गया और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इसमें हो सकता है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं रिटन कम्युनिकेशन के? यूज इज रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स, इसमें प्रिंटेड वर्ड्स और जो रिटन फॉर्म है वो यूज की जाती है। प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड, इसमें क्या है परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो क्या है लॉन्ग हिस्ट्री तक बने रहते हैं, हमारे पास इतिहास बना रहता है, हमारे पास क्या है प्रूफ बना रहेगा। मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड, ये क्या होते हैं? ज़्यादा फॉर्मल होते हैं और स्ट्रक्चर्ड होते हैं। एक तरीका होता है लिखने का कि इसमें कैसे क्या लिखना जाता है, क्या नहीं लिखा जाता, किसको लिखा जा रहा है, कौन लिखने वाला है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहती है इसकी। रिक्वायर्स प्रॉपर ग्रामर एंड क्लैरिटी, जब आप लिखोगे तो उसमें प्रॉपर ग्रामर होगी और प्रॉपर क्लैरिटी होगी, क्या लिखने वाला है, कौन लिखने वाला है, सब डिटेल्स इसमें मेंशन होती है। नो इमीडिएट फीडबैक, इसके थ्रू क्या है? इसमें इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता, अगले के पास पहुंचता है, फिर अगला देखता है, देखने के बाद इसका रिप्लाई करता है, फिर रिप्लाई आपके पास पहुंचेगा, तो इसमें लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। इसके फायदे क्या है? एक्ट एज ए परमानेंट रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो आपके पास क्या है एक रिकॉर्ड एज ए प्रूफ काम कर सकता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या है हमारा एक कॉम्प्लेक्स मेथड है और क्या है इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। रिड्यूस चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग व्हेन क्लियरली रिटन, ये क्या है इसमें चांसेस घट जाते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग होने के अगर आप उसे क्लियरली लिखोगे तो। कैन बी शेयर्ड विद मैनी पीपल एट द सेम टाइम, एक टाइम पर आप बहुत जगह कई लोगों को भेज सकते हो, जैसे कि ईमेल के थ्रू। अगर आप लेटर होगा तो लेटर की कॉपी डाल के लिख सकते हो और उस पर लिख सकते हो कि इस लेटर की 1 कॉपी है, 2 कॉपी है, 3 कॉपी है और मेन ओरिजिनल पे उसकी कितनी कॉपी जनरेट हुई है वो आप इसमें बता सकते हो। सुटेबल फॉर लीगल एंड ऑफिशियल पर्पज, ये किसके लिए सुटेबल होता है? लीगल और ऑफिशियल पर्पज के लिए क्या होता है? ये लीगल होता है। अगला है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कुछ तो नुकसान होंगे। टाइम कंज्यूमिंग है ओरल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में, कोई इमीडिएट इसमें रिस्पॉन्स नहीं आता, ये राइटिंग स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड होती है और कैन बी मिसअंडरस्टूड इफ क्लियरली नॉट रिटन, अगर अच्छे से नहीं लिखा जाएगा, क्लियरली नहीं लिखा हुआ तो मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिचुएशन कैसी है जहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है? ऑफिशियल लेटर्स में, एप्लीकेशंस में, ईमेल्स में यूज़ किया जा सकता है, रिपोर्ट्स में और डॉक्यूमेंट्स में यूज़ किया जा सकता है। नोटिस हो गया, करिकुलर्स हो गया, उसमें यूज़ किया जा सकता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी क्या है रिटन फॉर्म में जाते हैं, प्रूफ के तौर पे चाहिए तो इंस्ट्रक्शन होगी जो भी और जो भी मैनुअल्स होंगे वो रिटन फॉर्म में जाते हैं। अगला इसका है थर्ड, सिचुएशन वेयर बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन आर यूज, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर दोनों ओरल और रिटन कम्युनिकेशन यूज़ किए जाते हैं? जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या है ओरल, जैसे कि मीटिंग होगी, डिस्कशन होगी, प्रेजेंटेशन यूज़ की जाती है। रिटन में क्या जाती है? मेल जाती है, रिपोर्ट्स जाती है, मेमो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं। साथ में कोई मीटिंग चल रही है तो उसमें रिटन फॉर्म भी चल रहा है और ओरल भी चल रहा है, कंबाइन दोनों यूज़ होते हैं। अगला है एजुकेशन सिस्टम में, कोई लेक्चर दे रहा है, क्लासरूम में टीचिंग कर रहा है और सेमिनार अटेंड कर रहा है तो वो बोलेगा भी और उसके साथ में क्या है नोट्स भी लिखेगा, असाइनमेंट भी बताएगा, एग्जाम के लिए बताएगा, टेक्स्ट बुक बताएगा। स्टूडेंट लर्न बेटर विद द बोथ मेथड आर कंबाइंड, जब दोनों मेथड को क्या है रिटन और ओरल को कंबाइन किया जाएगा तो स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ पाएगा। अगला है जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो जॉब में क्या है इंटरव्यू किए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन वो वर्बल के थ्रू किए जाते हैं और रिटन में क्या होता है एप्लीकेशन फॉर्म होता है, रिज्यूम होता है, टेस्ट पेपर होते हैं, तो इसमें क्या है दोनों ज़रूरी है। अगला है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें ओरल में क्या होता है पब्लिक मीटिंग हो गया या किसी डिस्कशन हो गया। रिटन में क्या होते हैं ऑफिशियल्स ऑर्डर हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए, पॉलिसीज हो गई। तो ये क्या है दोनों स्मूथ फंक्शनिंग के लिए दोनों ज़रूरी है और रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए। हेल्थ केयर सिस्टम में क्या होता है डॉक्टर पेशेंट की कंसल्टेशन होगी और जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन दिया है डॉक्टर ने, मेडिकल रिपोर्ट्स है, रिकॉर्ड है, ये क्या है इसेंशियल हो जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगला है मीडिया एंड जर्नलिज्म, तो न्यूज़ में क्या होता है न्यूज़ रिपोर्टिंग करते समय बोलना पड़ता है, इंटरव्यूज़ लेते टाइम बोलना पड़ता है। वहीं रिटन फॉर्म में क्या होता है न्यूज़ आर्टिकल होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, दोनों क्या हेल्प करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में और इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि कंक्लूजन हम इसको पढ़कर इसका दे सकते हैं कि क्या कंक्लूजन देना है।
तो जैसा क्वेश्चन का आंसर दिया है उसी हिसाब से इसका कंक्लूजन करना है, आप अपने हिसाब से भी इसका कंक्लूजन दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ए ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन द फॉलोइंग टॉपिक, राइट आउट ए ग्रुप डिस्कशन विद एटलीस्ट 3 टर्न्स ईच। तो हर बंदे की क्या है 3 टर्न आनी चाहिए, हमें एक ग्रुप डिस्कशन लिखना है। पहला टॉपिक क्या होगा, इसमें किसी एक पर लिखना है, एनी वन पर। तो इसमें टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इनटू एजुकेशंस या फिर G20 समिट। अब किसी एक पर आप क्या है अपना इसमें ग्रुप डिस्कशन लिख सकते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे कितने, ABCDE। तो इसमें मैंने ग्रुप डिस्कशन कौन सा टॉपिक लिया है, G20 को मैंने क्या लिया है ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक लिया है। तो इसमें 5 पार्टिसिपेंट्स हैं ABCDE, सबकी क्या है मिनिमम 3 टर्न आनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है 3 टर्न्स ईच। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसे कि ग्रुप डिस्कशन बहुत हेल्दी चीज़ होती है, क्योंकि इसमें आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है नॉलेज है वो भी इंप्रूव होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता है ए कहाँ से स्टार्ट करता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन G20 समिट्स। द G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम ऑफ मेजर इकोनॉमीज दैट डिस्कस global economies and financial issues. Recently, it has been become very important for addressing issues like inflation, climate change and global growth. तो ये क्या है, ए स्टूडेंट ने इसके बारे में जानकारी दी। बी क्या बोलता है, एक आई एग्रीड विद ए, द G20 इंक्लूड्स बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज विच मेक इट ए बैलेंस प्लेटफॉर्म। इंडिया होस्टेड ए G20 समिट इन 2023 एंड हाईलाइटेड द आइडियाज ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, मीनिंग द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, कि सारा वर्ल्ड क्या है हमारी एक फैमिली है। तो बी ने क्या है पहले को एग्री करके आपने विचार रखे इस पे। तीसरा क्या बोलता है, यस एंड अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट G20 डज नॉट जस्ट फोकस ऑन द इकोनॉमिक्स नाउ, इट आल्सो डील्स विद द सोशल इशू लाइक डिजिटल इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो इसके साथ क्या है ओनली क्या है इकोनॉमिक कंडीशन नहीं, इसके साथ ये किस पे भी और प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कस करते हैं। दिस मेक इट मोर रेलिवेंट टुडे, जो किसको मोर रेलिवेंट बनाता है आज के दिन। फिर डी क्या बोलता है, सही, बट आई थिंक वन चेंज इज दैट द डिसीजन टेक इन द G20 आर नॉट लीगली बाइंडिंग, सो इट डिपेंड्स अपॉन द मेंबर ऑफ कंट्रीज वेदर दे इम्प्लीमेंट देम और नॉट। क्या है कि ये कोई रूल बाउंडेड नहीं है कि उसको मानेंगे ही मानेंगे, ये उनके जो लीडर हैं उन पर डिपेंड करता है कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये एक सजेशन है बस। दिस रिड्यूसेस इट इफेक्टिवनेस समटाइम्स, जो क्या करता है इसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। फिर लास्ट स्टूडेंट क्या बोलता है इसमें, दैट्स ए वैलिड पॉइंट, हाउएवर G20 स्टिल प्लेज ए स्ट्रॉन्ग रोल इन शेपिंग ग्लोबल पॉलिसीज थ्रू consequences. It also provide a platform for dialogue between powerful and developing nations. तो ये क्या करते हैं अपने प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें क्या है ये अपनी बातें रख सकते हैं। इसमें क्या है पावरफुल और डेवलपिंग नेशन दोनों शामिल होते हैं। ये अपने अपने विचार रखे G20 सम्मेलन पर इन्होंने। फिर इसमें दोबारा रिपीट होते हैं ABCDE। फिर इसमें क्या है क्या बोलते हैं, मूविंग फर्दर G20 आल्सो हेल्प्स इन क्राइसिस मैनेजमेंट। तो G20 क्या करता है, हेल्प करता है क्राइसिस मैनेजमेंट में, लाइक ड्यूरिंग इन द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19 पैंडेमिक वेयर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंट्री वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है उसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो G20 बहुत क्या है हेल्पफुल है ऐसी कंडीशंस में। दूसरा क्या बोलता है, यस इट इज प्रमोट्स कोऑपरेशन इन एरियाज लाइक क्लाइमेट चेंज। तो ये कोऑपरेशन करते हैं क्लाइमेट चेंज जैसे एरिया में। डेवलप्ड कंट्रीज आर इनकरेज टू सपोर्ट डेवलपिंग नेशन इन ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो क्या करते हैं जो डेवलप्ड कंट्री है वो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में बिलीव करती है और उसको प्रमोट करने की कोशिश करती है। थर्ड क्या बोलता है, आई वुड आल्सो ऐड दैट यूथ एंड टेक्नोलॉजी आर बिकमिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन G20 डिस्कशंस। तो इसमें क्या है कि G20 में जो यूथ के टॉपिक्स हैं और टेक्नोलॉजी के टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं आज के दिन। डिजिटल इकोनॉमी एंड AI रेगुलेशन आर नाउ द पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा, जो कि इसके एजेंडा का पार्ट बनने वाला है। अगला आता है इसमें डी, बट समटाइम्स स्मॉलर कंट्रीज फील दैट बिग इकोनॉमिक्स डोमिनेट्स द डिस्कशन।
तो इसमें आज भी दिन क्या है, जो छोटी कंट्री G20 में शामिल होती है वो क्या सोचते हैं, जो बिग इकोनॉमिक कंट्री होती है, डेवलप्ड कंट्री है, वो क्या करती है, इनके डिस्कशन को डोमिनेट कर देती हैं। दिस कैन क्रिएट इम्बैलेंस इन द रिप्रेजेंटेशन, जिसके कारण क्या है, इम्बैलेंस होता है। अगला लास्ट स्टूडेंट क्या होता है, स्टिल ओवरऑल G20 इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्लोबल फॉर्म्स, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्सिक्वेंसीज ऑन मेजर ग्लोबल चेंजेस। तो फिर भी क्या है, अगर सभी को इंक्लूड करके बताएं तो ये एक पावरफुल ग्लोबल फॉर्म्स हैं जो कि क्या करती है, हमारी हेल्प करती है कॉन्सिक्वेंसेस को बिल्डिंग करने में, एक मेजर ग्लोबल चेंजेस लाने में। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने डिस्कशन देखा, स्टूडेंट ने आपस में डिस्कशन किया। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, जो ग्रुप है वो एग्रीज करते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज को, मॉडर्न एजुकेशन को, और शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, और सभी क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्रॉपर इंटीग्रेशन कैन प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, इम्प्रूव क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग, एंड हेल्प्स स्टूडेंट डेवलप ए बैलेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। जिससे क्या है, हमें क्या क्या सीखने को मिला G20 सम्मेलन से, ये इसका कंक्लूजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ ए बैंक, आप एक बैंक के जनरल मैनेजर हो। राइट ए पर्सनल लेटर टू योर क्लाइंट स्टेटिंग है, आपको एक पर्सनल लेटर लिखना है। दो तरह के लेटर होते हैं, पर्सनल लेटर या फिर फॉर्मल लेटर, जिसे कि पर्सनल को इन्फॉर्मेशन लेटर भी बोल सकते हैं आप। द फॉलोइंग टर्म टू बी ऑब्जर्व वाइल हैविंग एन अकाउंट विद द बैंक, इस क्लाइंट का इस बैंक के साथ खाता है, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आई है कि पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, क्वार्टरली 10,000 एवरेज बैलेंस ऑफ। तो इसमें क्या है, बैलेंस मेंटेन नहीं रखता होगा, तो क्वार्टरली 10,000 बैलेंस मेंटेन रखना है। दूसरा इसमें प्रिविलेज कार्ड के रिगार्डिंग, तो आपको ये लेटर लिखना है जो कि पर्सनल लेटर होने वाला है। सबसे पहले आपको इसका सेटअप पता होना चाहिए कि इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले इसमें ये फ्रॉम और टू आप काट सकते हैं, ये नहीं लिखना, या फ्रॉम को काट दो, टू मत काटो। तो इसमें जो पहला एड्रेस है वो किसका होता है, सेंटर एड्रेस, जो भेजने वाला है, भेज कौन रहा है, बैंक भेज रहा है। द जनरल मैनेजर, नेम ऑफ बैंक, जो बैंक का नाम होगा, SBI बैंक है, एक्सिस बैंक है, जो भी, और जो ब्रांच का एड्रेस है, कहाँ की है, दिल्ली की है, गुड़गांव की है, जो भी एड्रेस होगा वो डालना है। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है, जो भी डेट होगी, जिस डेट को लेटर लिख रहे हो। फिर इसके बाद एक स्पेस छोड़ना है, फिर आपको टू लिखना है, किसको लिख रहे हो, टू के बाद कोई स्पेस नहीं आएगा, जिस क्लाइंट को लिख रहे हो उस क्लाइंट का नाम लिखना है, उस क्लाइंट का आपको एड्रेस लिखना है। फिर आपको एक लाइन छोड़ के एक सब्जेक्ट लिखना है। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, टर्म टू बी ऑब्जर्व फॉर मेंटेनिंग योर बैंक अकाउंट, तो कुछ टर्म देखी गई है जो कि ऑब्जर्व की गई है तुम्हारे बैंक अकाउंट में। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको क्या लिखना है, ग्रीटिंग्स लिखनी है। क्या है, डियर सर या मैडम, अगर आदमी है तो सर लिखेंगे, अगर लेडीज है तो मैडम लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर इसमें क्या लिखेंगे, इसमें इंट्रो लिखेंगे, जो कि आपको इंट्रोडक्शन देना है। फिर बाद में यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, इसका यहाँ से आगे इसकी जो मेन बॉडी होने वाली है, मेन बॉडी को देखेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, क्लोजिंग लाइंस देखेंगे। फिर ये क्लोजिंग लाइंस ये है, फिर ये इसका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन होगा। फिर ये क्या होगा, आप यूअर्स फेथफुली लिख के, आपका जो कौन हो आप, जनरल मैनेजर हो और किस बैंक के हो, वो करके आप यहाँ साइन करके भेज सकते हो। तो ये आपका क्लोजिंग हो जाएगा, ये क्लोजिंग लाइन्स है। तो इस प्रकार आप ये लेटर का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसमें आपका सब्जेक्ट आपने देख लिया यहाँ तक, फिर डियर सर मैडम लिखा, फिर आप लेटर लिखने वाले इसकी स्टार्टिंग, दिस इज टू इन्फॉर्म यू अबाउट सर्टेन टर्म एंड कंडीशन दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड वाइल मेंटेनिंग योर अकाउंट विद आवर बैंक। तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी है हमारे बैंक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। काइंडली टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो काइंडली उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट, तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन ए minimum quarterly average balance of 10,000 in your account. Failure to maintain the prescribed balance may result in plenty charges as per bank rule. अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो आपको plenty of charges लग सकते हैं, जो कि इस बैलेंस को मेंटेन ना करने के कारण लगेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, प्रिविलेज कार्ड फैसिलिटी, एज ए वैल्यूड कस्टमर यू आर एलिजिबल फॉर ए प्रिविलेज कार्ड, दिस कार्ड ऑफर वेरियस बेनिफिट्स इन्हांस बैंकिंग सर्विसेज। तो ये कार्ड आपको बहुत सारे ऑफर दे रहा है जो कि आपके बैंकिंग सर्विसेज को इन्हांस करेगा। हाउएवर इट विल बी प्रोवाइडेड ओनली व्हेन द अकाउंट रिमेन्स इन गुड स्टैंडिंग एंड रिक्वायर्ड बैलेंस मेंटेन, लेकिन आपको ये तभी मिलेगा जब आपका अकाउंट है वो वेल मेंटेन्ड कंडीशन में होगा। वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंप्लाई विद दीज टर्म्स टू कंटिन्यू enjoying
अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विसेज एंड बेनिफिट। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं ताकि आपकी जो बैंकिंग सर्विसेज है वो अनइंटरप्टेड रहे, आप इसे इंजॉय कर सकें, तो आप ये रिक्वेस्ट को मान लीजिए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, आपकी कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। आपका योर फेथफुली जनरल मैनेजर, जो बैंक है नाम, और नीचे आपका साइन होगा। तो ये आपका क्या है, एक पर्सनल लेटर है जो कि आपने बैंक मैनेजर ने अपने क्लाइंट को लिखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे। आपको क्या करना है, एक एसे लिखना है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, किसी एक टॉपिक पर। द एसे शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड। वो ऐसे कैसा होना चाहिए, आपका वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। टॉपिक क्या दिए गए हैं, पहला इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, शामिल करना। दूसरा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। जो भी आपको टॉपिक अच्छे से आए उस टॉपिक को सिलेक्ट करो। उस टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें ऐसे लिखना है किस बारे में है, वो टॉपिक का नाम लिखे क्लाइमेट चेंज। फिर एक स्ट्रक्चर होती है किसी भी एसे की, जो कि इसमें दी गई होती है। पहले आपको किसी भी एसे में सबसे पहले लिखना होता है उसका इंट्रो के बाद उसमें लिखनी होती है उसकी बॉडी में इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो देखना है। इसकी बॉडी में इसके मेन पॉइंट्स होंगे, मेन हेडिंग्स होंगी। इसमें आपको सबसे पहले बॉडी में ध्यान है उसकी इन्फो, जो कि उनकी इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बताने हैं आपको एडवांटेज, फिर उसको बताने हैं इसके डिसएडवांटेज, फिर बताना है आपको उसमें सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। सॉल्यूशन के बाद उसमें आप क्या बता सकते हैं, उसका कंक्लूजन बताना है। कंक्लूजन बता के आप ऐसे को ख़त्म कर देंगे। यहाँ आपका ऐसे ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे की एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए जो कि आपको एग्जाम में लिखनी है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा इस स्ट्रक्चर को। पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, क्लाइमेट चेंज का क्या होगा। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर, वेदर पैटर्न्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशन ऑन अर्थ। हमारी धरती पर एनवायरमेंटल कंडीशन का, वेदर पैटर्न का और टेम्परेचर का बदलना लंबे टाइम के लिए उसे क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ग्लोबल चैलेंजेस। तो ग्लोबल चैलेंजेस में सबसे मोस्ट है ये ऑफ द 21वीं सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी में सबसे सीरियस कंडीशन है। ओवर द पास्ट सेंचुरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेसें एटमॉस्फेयर में बढ़ रही हैं, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो रही है। अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट पैटर्न्स हो रहे हैं, कभी बारिश आ रही है, कभी आंधी तूफान, कभी कुछ हो रहा है। तो अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट पैटर्न्स आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स नॉट ओनली द एनवायरनमेंट बट आल्सो ह्यूमन लाइफ। एनवायरनमेंट होता है वो केवल ये नहीं है कि भाई क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, वो ह्यूमन लाइफ को भी हैम्पर कर रहा है। खेती फसल है, एग्रीकल्चर को भी कर रहा है, हेल्थ को भी कर रहा है, इकोनॉमिक्स हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी क्या कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। इसके कारण क्या है, कोजेज क्या है, कोजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो मेन कोज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस। सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैस का बढ़ जाना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैस ट्रैप है जो कि हीट को अर्थ एटमॉस्फेयर में रख लेते हैं, बाहर जाने, रिफ्लेक्ट होने नहीं देते, जो कि ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा देता है। वास्तविक एवरेज टेम्परेचर को, जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है। वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसके मेन कारण क्या है, फॉसिल फ्यूल का जलाना, जैसे कि कोयला, लकड़ी, ऑयल, नेचुरल गैस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन के कारण जो धुआं होता है, प्रदूषण होता है, जो इंडस्ट्रीज है उसमें। फिर दूसरा कारण क्या है, डिफोरेस्टेशन, जंगलों का काटा जाना दूसरा इसका कोज है। जो ट्री है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर उनको काट दोगे तो इनकी कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैस की बढ़ जाएगी और क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलेगा। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, रैपिड अर्बनाइजेशन है, एकदम शहरीकरण हो रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ व्हीकल्स आल्सो एड एयर पोल्यूशन, जो कि बहुत सारे व्हीकल हैं वो एयर पोल्यूशन करते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गई, स्पेशली लाइव स्टॉक फार्मिंग हो गई, जो रिलीज़ करती है मीथेन गैस। जैसे कि आपने धान की फसल, ये चावल की खेती होगी, वो क्या है, मीथेन गैस रिलीज करती है, वो भी इसमें कारण बनती है। विच फर्दर वर्सन द प्रॉब्लम, जो कि कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर देती है। फिर अगला इसमें आता है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण हमें क्या क्या इफेक्ट दिखाई देते हैं वो देना है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण आपका क्या है, फसल बर्बाद हो जाएगी, हमारे प्लेनेट पे क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारा जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो जाएंगी, हमारा सी लेवल है वो राइज हो जाएगा। और इसके कारण क्या है, जो कोस्टल सिटीज़ है, कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर साइक्लोन हमें देखने को मिलेंगे। इसके और कारण क्या है, अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है तो हमें बाढ़ देखने को मिल सकती है, ड्रोट जिसे सूखा हुआ देखने को मिल सकता है, हीट वेव्स, स्टॉर्म्स और कोल्ड वेव देखने को मिल सकती है।
अगर क्लाइमेट चेंज होता है सबसे ज़्यादा प्रभाव खेती पर पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा वर्षा हो गई तो भी खेती बर्बाद, अगर कम हो गई तो भी खेती बर्बाद हो जाएगी। तो क्या है, फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी बहुत सारे रीजन में। जो क्लाइमेट चेंज होता है वो बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण क्या है, बहुत सारी एनिमल स्पीसीज खत्म हो जाती है, उनका रेशियो बिगड़ जाता है। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हीट रिलेटेड इलनेस आती है, जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, जैसे कि मलेरिया होगी, डेंगू हो गया, और क्या है, पुअर एयर क्वालिटी हो जाएगी, तो हमारे लंग्स वगैरह की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और लंग्स रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ बढ़ने लग जाएगी। इसका सोल्यूशन क्या है क्लाइमेट चेंज का? जो भी क्लाइमेट चेंज होगा ना, उसके सीरियस इश्यू हैं, लेकिन इसको एक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे एक्शंस हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है जो कि इसको कम कर सकता है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल को कम जलाएंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ावा देंगे, जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रो पावर इसमें इंक्रीज कर देंगे। अगला है एफोरेस्टेशन, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, रिफोरेस्टेशन करेंगे। ये अगर पेड़ों में बढ़ा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, एटमॉस्फेयर कूल डाउन होगा, जो एवरेज हीट है वो कम हो जाएगी। तो अगला इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल्स होगा वो कंट्रीब्यूट कर सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, पर्सनल व्हीकल को यूज़ करने की बजाय इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को कम कर सकता है, जो अननेसेसरी वेस्ट है उसको अवॉइड कर सकता है, जो रिसाइकलिंग का मेथड अपना सकता है, जो मटेरियल उसको रीयूज़ कर सकता है ताकि पोल्यूशन कम से कम फैले। गवर्नमेंट को भी इसके लिए क्या है, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज लाने चाहिए और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करना चाहिए, उसमें अवेयरनेस लोगों में बढ़ाई जानी चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ कोऑपरेशन करके नेसेसरी एक्शन लिए जाने चाहिए ताकि कम से कम किया जा सके। ये इसका इंट्रोडक्शन होगा, जो कि आप इस पूरे ऐसे को पढ़ने के बाद आप बता सकते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या होने वाला है। अगला है, ये इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए एसे ऑन बैरियर्स कम्युनिकेशन। तो बैरियर टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर हैं, इस पर हमें एक ऐसे लिखना है। तो ऐसे तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इसका आपने फॉर्मेट देख लिया कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। अब इसमें लिखते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। एक बार मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि कैसे लिखा जाएगा, फिर आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई भी ऐसे आएगा तो सबसे पहले इसमें हमें देना है इसका इंट्रो। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में इन्फॉर्मेशन का शेयर होना, आइडियाज़ का शेयर होना, फीलिंग्स का शेयर होना कम्युनिकेशन है। हाउएवर दिस प्रोसेस इज़ नॉट ऑलवेज स्मूथ, लेकिन फिर भी क्या है, ये बहुत स्मूथ प्रोसेस नहीं है। अगर इसको इफेक्टिव बनाना हो तो वेरियस ऑब्स्टेकल हमारे बीच में आते हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई भी मैसेज को क्लियर पहुंचने के लिए। वो ऑब्स्टेकल किस नाम से जाने जाते हैं, बैरियर टू कम्युनिकेशंस, जो कि हमारे ऐसे का नाम है, बैरियर टू कम्युनिकेशंस। इसमें कौन कौन से बैरियर्स हैं? पहला सबसे आता है फिजिकल बैरियर्स। तो इसमें क्या होती है, नॉइस आ गए, डिस्टेंस, अगर आप ज़्यादा दूरी पे होगे तो सुनाई नहीं देगा, या पुअर लाइटिंग होगी तो आप दिखोगे नहीं, और फॉल्टी कम्युनिकेशन होगा, डिवाइस होगा जिससे क्या है आप सुन नहीं पाओगे, बीच में आवाज़ कटे या कुछ होगा तो आप क्या है फिजिकल बैरियर का सामना करोगे। फिर अनदर आता है लैंग्वेज बैरियर। तो ये कैसे होता है, अगर कोई सेम कॉमन लैंग्वेज वाले लोग बात नहीं कर रहे हैं तो लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, या कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है या जार्गन्स है, अनक्लियर एक्सप्रेशंस है, उनका प्रयोग करोगे तो क्या है लैंग्वेज बैरियर का हमें सामना करना पड़ेगा। फिर अगला इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर हमें देखने को मिल सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर कैसे कम्युनिकेशन को हैम्पर करते हैं, ये क्या करेंगे, जैसे कि कोई किसी के इमोशंस है, जैसे कि एंगर, फियर, स्ट्रेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या करेगा, अपसेट माइंड होगा, उसको वो क्या करेगा, उससे समझेगा नहीं, मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा और मैसेज को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। साथ ही सिमिलरली क्या करेगा, परसेप्चुअल बैरियर हमें देखने को मिलेंगे, जो कि इंडिविजुअल्स है वो इंटरप्ट करेगा सेम मैसेज को अलग अलग डिफरेंट बेस पर, जो कि एक्सपीरियंस करता है बिलीफ्स और एटीट्यूड के आधार पर होता है कि उसका कैसा एटीट्यूड है। फिर आते हैं कुछ कल्चरल बैरियर्स जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बनते हैं। कई जैसे अलग अलग कल्चर्स हो गए, उनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि गेस्चर होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जिसको अलग अलग कल्चर में अलग अलग देखने को मिलते हैं। जब इनको एक्सेप्टेबल होता है वन कल्चर को, तो इसके क्या होते हैं, ऑफेंसिव होते हैं, दूसरे इसके खिलाफ होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गए, सच एज रिजिड रूल्स, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पुअर लीडरशिप, दे कैन ब्लॉक इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस, जो कि वर्क प्लेस पर कम्युनिकेशन को ब्लॉक करवा सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बैरियर है जैसे कि सिमेंटिक नॉइज विच रेफर्स टू कन्फ्यूजन कोज बाय द अनक्लियर एम्बिगियस वर्ड्स एंड सिम्बल्स। कई बार क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स और
सिंबल्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते, जिन्हें सिनेमैटिक नॉइस बोलते हैं। अगला है लैक ऑफ प्रॉपर लिसनिंग स्किल। अगर किसी के पास लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है, बोलने वाला तो ठीक है लेकिन लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है, अगर उसके पास डिस्ट्रैक्शन है तो वो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को कम कर सकता है। टू ओवरकम दिस बैरियर, अब कंक्लूजन की बात कर रहे हैं इसमें। क्लियर लैंग्वेज शुड बी यूज, क्लियर लैंग्वेज होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, और जो फीडबैक है वो इनक्रेज करना चाहिए। किसी चीज़ का जवाब दिया गया है उसका फीडबैक होना चाहिए कि हाँ मुझे जवाब मिल गया है, इससे क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। चूजिंग द राइट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आल्सो इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन एक तरह का नहीं होता, दो तरह के होते हैं। पहला होता है ओरल, दूसरा होता है रिटन। आप बोल के भी बता सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं। अगर इसकी कंक्लूजन की बात करें तो बैरियर टू कम्युनिकेशन कैन सीरियसली अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। जो बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन को वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप। आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग दीज बैरियर्स, हमें इनको पहचानना और इनको हटाना बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन बनाने के लिए इन पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमने सभी क्वेश्चन एंड आंसर को आसानी से अटैम्प्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे से जाएं और आपको अच्छे से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हो सकें। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।